नमस्कार साथियों। किसान आंदोलन के चलते खालिस्तान और खालिस्तानी फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो आज जरा हम बात करते हैं खालिस्तान की पृष्ठभूमि के बारे में। देखेंगे कि खालिस्तान की डिमांड आखिर आई कहां से और वो कौन लोग थे जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। साथ में इन सवालों के जवाब भी तलाशेंगे कि क्या वाकई पूरा सिख समुदाय खालिस्तान के पक्ष में है, ये जो खालिस्तानी है इनकी सिख समुदाय में कितनी गहरी पैठ है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खालिस्तानी केवल राजनीतिक पार्टियों के मोहरे मात्र हैं और ये ऐसी कठपुतलियां हैं जिनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान से चलता है। और सबसे बड़ी बात, इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे खालिस्तान के इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी समुदाय पर हुए हैं तो वो हिंदू समुदाय है। न केवल खालिस्तान का मामला लें, भारत में कोई भी मुद्दा हो सबसे ज्यादा घाटा हिंदुओं का ही होता है। खालिस्तान की मांग को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं और आजादी से थोड़ा सा पहले यानी 1947 से थोड़ा सा पहले चलते हैं। उस समय भारत को बांटकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाने की बात चल रही थी और उसी बीच में कुछ लोगों ने 1931 में सिखों के लिए अलग से एक देश खालिस्तान बनाने की मांग की। साथियों, यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने खालिस्तान की मांग की। आप जानते ही होंगे कि पंजाब के एरिया के लोग अच्छे लड़ाके माने जाते हैं और फाइटर रेस में आते हैं, इसलिए अंग्रेजों की सेना में भी ये काफी मात्रा में थे। और इनका एक ग्रुप जाटों का और सिखों का एक ऐसा था जो कि अंग्रेजों का चाटुकार था और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। यहां तक कि सिखों और अंग्रेजों के बीच में जब युद्ध हुआ तो इन्होंने जमकर सिखों का कत्लेआम किया। 1857 अगर मैं याद दिलाऊं, जब मंगल पांडे की वजह से अंग्रेजों की सेना में विद्रोह हुआ था, उस समय सिखों का और जाटों का ये वाला चाटुकार ग्रुप उस विद्रोह के अगेंस्ट खड़ा हुआ था और अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए ये जो एक ग्रुप था ये अंग्रेजों का हमेशा से चहेता बना रहा। अंग्रेज इनको बहुत पसंद करते थे और उनको इन्होंने बहुत फायदा भी पहुंचाया। यहां तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इन जाटों के और सिखों के नाम पर पंजाब की बड़ी बड़ी खेतियों के पट्टे भी लिख दिए थे। तो यही वो ग्रुप था जिसने 1931 में अपने लिए अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग उठाई थी। लेकिन उस समय खालिस्तान की ये मांग ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, उसको ज्यादा समर्थन मिला नहीं। इसको समर्थन ना मिलने की दो बड़ी प्रमुख वजहें थी। पहली वजह तो ये कि हिंदू और सिख दोनों ही सांस्कृतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर एक दूसरे के काफी करीब हैं। गुरु नानक देव स्वयं हिंदू थे, उनके बहुत सारे अनुयायी भी हिंदू थे। गुरु नानक देव के बाद के जितने भी गुरु हुए उनमें अधिकांशता हिंदू थे। गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो उनके जो पंच प्यारे बने वो पांचों के पांचों हिंदू थे। तो जितने भी सिख गुरु थे इन्होंने मुगलों से हिंदुओं के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। अगर आप हिंदू राजाओं को भी देखें तो उन्होंने भी सिख गुरुओं की बहुत सहायता की, उनको युद्ध विद्याएं सिखाई, बहुत सारे उनके धार्मिक स्थल बनवाए। जैसे दिल्ली का बंगला साहब गुरुद्वारा अगर आप लें तो वो भी एक हिंदू राजा ने बनवाया था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदू और सिख एक दूसरे के सिर्फ करीब नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक ही हैं। धार्मिक आस्थाओं में आज भी आप देखें तो बहुत सारे हिंदू हैं जो गुरुद्वाराओं में जाते हैं, उतनी मात्रा में जाते हैं जितने कि सिख जाते हैं। और आप सिखों को भी देखेंगे तो वैष्णो देवी माता हो या फिर बाबा अमरनाथ हो, उनके ये बहुत बड़े भक्त हैं। और आप राम मंदिर आंदोलन को भी देख लें तो जो पहली FIR राम मंदिर आंदोलन को लेकर के हुई थी अंग्रेजों के समय में, वो निहंग सिखों के ऊपर हुई थी कि निहंग सिख उस विवादित ढांचे में घुस आए और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना चालू कर दी और सब जगह राम राम लिख दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों समुदायों में इतनी करीबी होने की वजह से जो बड़ा सिख समुदाय था उसने इन स्वार्थी सिखों का कभी सपोर्ट नहीं किया। दूसरा कारण यह था कि अगर आप 1947 के पहले का अविभाजित पंजाब देखें तो वहां की जनसंख्या में 53% मुस्लिम थे, 30% हिंदू थे और मात्र 14% सिख हुआ करते थे। तो अगर धार्मिक आधार पर खालिस्तान बनता भी तो उस पंजाब का कोई बहुत बड़ा एरिया उनको नहीं मिलने वाला था, एक छोटा सा एरिया उनको मिलता। तो जिन लोगों ने ये डिमांड की थी उनको समझ में आया कि अगर हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में खालिस्तान ले भी लेंगे तो ये इतना छोटा होगा कि पाकिस्तान किसी भी दिन चढ़ बैठेगा और इनको खा जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान अलग राष्ट्र होगा तो वो संभवतः इनकी सहायता करने नहीं आएगा। तो उन्होंने उस समय समझदारी दिखाते हुए
भारत के साथ जाना पसंद किया, जहां पर उनको बराबर के अधिकार देने का ऐलान किया गया था। इन दो वजहों से खालिस्तान की मांग आगे भी नहीं बढ़ी और क्योंकि इसको जन समर्थन था नहीं, इसलिए खालिस्तान की बात भी धीरे धीरे खत्म हो गई। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया और पूर्वी पंजाब भारत के साथ रह गया। इस पूर्वी पंजाब में भी हिंदू बाहुल्य था, 61% हिंदू थे और बाकी सिख थे। तो वहां के जो राजनीतिक समीकरण थे वो हिंदुओं के हिसाब से ज्यादा थे और सिखों के पक्ष में कम थे। तो इसलिए वहां की जो रीजनल पार्टीज थी, जैसे कि अकाली दल वगैरह हुए, उनकी ये मांग हमेशा बनी रही कि सिखों को एक अलग देश तो नहीं दिया गया, कम से कम एक राज्य ऐसा बना दिया जाए जहां पर सिख बाहुल्य हो, जिसकी वजह से सिखों से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जा सके। शुरुआत के सालों में तो उनकी ये बात नहीं मानी गई, लेकिन जब 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, तो आप तो जानते हैं कि उनकी राजनीति किस तरीके की रही है, शायद हम लोगों को समझ में भी ना आए। उन्होंने ये मांग मान ली और तब पूर्वी पंजाब का पुनः विभाजन किया गया और हरियाणा बनाया गया और एक हिस्से को हिमाचल के साथ दे दिया गया। जो बचा हुआ पंजाब था वो सिख बाहुल्य हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू वहां पर बहुत कम हो गए थे, तब भी वहां पर 42% हिंदू थे और आज भी हैं। 1966 के बाद जो सिख बाहुल्य पंजाब बना, वहां से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और शिरोमणि अकाली दल और जनसंघ की मिलीजुली वहां पर सरकार बनने लगी। लेकिन कुल मिलाकर पंजाब में शांति रही और 70 के दशक के आखिर तक ना तो वहां पर कोई खालिस्तान का नाम लेने वाला था और ना ही एक भी खालिस्तानी वहां पर था। लेकिन 70 के दशक का आखिर आते आते भारत में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके बेटे संजय गांधी सत्ता के अनऑफिशियल केंद्र हुआ करते थे। इंदिरा गांधी की जिस तरीके से राजनीति रही है, आप जानते ही होंगे कि इंदिरा गांधी को राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और उनको वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। इसलिए पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और जनसंघ की मिलीजुली सरकार उनकी आंखों में खटकने लगी। तो उस समय के कुलदीप नैयर हो, खुशवंत सिंह हो या कुछ रॉ ऑफिसर्स की किताबें अगर आप पढ़ें तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय अपने दो प्रोजेक्ट बनाए। पहला ये कि पंजाब से अकालियों की और जनसंघ की सरकार को हटा करके फिर से कांग्रेस की सरकार लाई जाए, और दूसरा 1984-85 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन पूर्ण बहुमत से जीता जाए। अब 1984 के इलेक्शन की इतनी चिंता क्यों थी, इसकी भी एक वजह है। आपको याद होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था। उस समय इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा वाहवाही मिली थी और पूरे भारत में उनका एक अच्छा नाम हुआ था। 1975 में जब सिक्किम को भारत के साथ एकीकरण किया गया तब भी उनको बहुत नाम हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद 1977 में इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी और उसकी वजह थी उनकी शासन पद्धति। जिस तरीके से वो शासन चलाती थी वो जनता को उतना पसंद नहीं आता था। तो इस बार भी 78-79 की बात करें तो कांग्रेसी थिंक टैंक के मन में ये था कि अगर हम शासन पद्धति के आधार पर, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर 1984 का इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पक्का हार जाएंगे। तो इस वजह से उस समय के कांग्रेस के थिंक टैंक को ये लगा कि 1984 के इलेक्शन के पहले अगर कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो जाए जिससे ये लगे कि देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, देश टूटने वाला था और इंदिरा जी ने अपनी कुशलता से उसको कुचल दिया, देश को बचा लिया, तो उस सिंपैथी वेव में इलेक्शन बम्पर तरीके से जीता जा सकता है। तो इसको पूरा करने के लिए खालिस्तान की बात आगे लाई गई कि ये फॉर्मूला यहां पर फिट बैठता है कि 1984 के पहले किसी तरीके से खालिस्तान की बात लाई जाए और फिर उसको कुचल दिया जाएगा, तो उससे एक सिंपैथी वेव मिलेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के पास दो प्रोजेक्ट हो गए। पहला ये कि पंजाब की सरकार को हटाना और दूसरा 1984 का इलेक्शन जीतना, और दोनों में ही ये खालिस्तान वाला जो एलिमेंट था कांग्रेस के प्रोग्राम में पूरी तरीके से फिट बैठता था और उसमें भी जर्नैल सिंह भिंडरवाला का जो रोल था वो पूरी तरीके से फिट बैठता था। साथियों, खालिस्तान के मुद्दे में जर्नैल सिंह भिंडरवाला एक बहुत बड़े किरदार है, इसलिए उनके बारे में थोड़ा जान लेना बहुत जरूरी है। सिखों का एक धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन हुआ करता है डमडमी टकसाल, और इस डमडमी टकसाल के जत्थेदार या आप कह सकते हैं धर्मगुरु थे जर्नैल सिंह भिंडरवाला। काफी तेज तर्रार थे, कट्टर सिख थे
ये लोगों को सिख धर्म के बारे में बताते थे और साथ में युवकों के बीच में जो बुराइयां फैले हुई थी, समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी जैसे कि शराब, तंबाकू, सिगरेट जैसे, उसके विरुद्ध भी लड़ते थे। तेज तर्रार थे, अच्छी पर्सनालिटी थी, इसलिए खासकर युवकों के बीच में इनकी एक अच्छी पैठ बन गई थी। लेकिन ये कट्टर सिख थे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला का खालिस्तान से कुछ भी लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लेकिन उनका तेज तर्रार होना और कट्टर सिख होना ये कांग्रेस के प्लान में पूरी तरीके से फिट बैठता था। तो कांग्रेस ने भिंडरवाला को दिल्ली बुलाया और उनको समर्थन देना, उनको पैसे देना चालू कर दिया। उस समय पंजाब सरकार में जो अकाली दल थे वो जनसंघ के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाते थे, तो इसलिए वो ज्यादा कट्टर सिख नहीं थे, वो सबको साथ लेकर, हिंदुओं को भी साथ लेकर चलने वाले थे। तो कांग्रेस का प्लान ये था कि इन मॉडरेट अकालियों के सामने कट्टर जर्नैल सिंह भिंडरवाला को खड़ा किया जाए और उसके माध्यम से सिख वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए, जिससे कि अकाली कमजोर हो और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाए। जर्नैल सिंह भिंडरवाला को क्योंकि दिल्ली से समर्थन मिलने लगा, उसको पैसे भी मिलने लगे, तो वो डट के अकालियों के सामने खड़ा भी होने लगा और सिखों को कट्टर बनाने लगा। लेकिन उसके इस कट्टरता के चक्कर में वो धीरे धीरे एंटी हिंदू होता गया और यहां तक स्थिति आई कि उसने हिंदुओं के कत्लेआम का आह्वान तक कर डाला। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पंजाब की सत्ता पाने के लिए वहां के समाज में विद्वेष और जहर घोलने की पूरी साजिश की गई। जर्नैल सिंह भिंडरवाला हिंदुओं के अगेंस्ट जहर उगलने लगा और वहां का सामाजिक ताना बाना गड़बड़ाने लगा। लेकिन फिर भी जर्नैल सिंह भिंडरवाला ने कभी भी खालिस्तान की बात नहीं की। तो कांग्रेस के दो प्रोजेक्ट्स में से पहला, पंजाब की सत्ता को वापस लाने वाले प्रोजेक्ट में तो जर्नैल सिंह भिंडरवाला फिट बैठ रहा था, लेकिन 1984 वाला इलेक्शन जीतने वाले प्लान में जर्नैल सिंह भिंडरवाला फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वो खालिस्तान की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर खालिस्तान का मुद्दा उछालने के लिए वहां पर दल खालसा नामक एक दल खड़ा किया गया। इसमें सारे के सारे कट्टर सिख वहां पर शामिल हो गए। अब क्योंकि जर्नैल सिंह भिंडरवाला कट्टर सिखों को उपदेश दिया करता था, तो घुमा फिरा करके ये लगने लगा कि दल खालसा और भिंडरवाला एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और पंजाब में कहीं ना कहीं खालिस्तान की आग सुलग रही है। दल खालसा ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अटैक करना चालू कर दिए। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पर उन्होंने गौमांस डाल दिए, हिंदुओं की प्रार्थना सभाओं में बम विस्फोट किए, बसों से उतार करके हिंदुओं को मारा गया। ना केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा में आकर के भी उन्होंने आतंक मचाया। तो पंजाब में दल खालसा की वजह से पूरा एक आतंक का दौर चालू हो गया। यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट जानने वाली है कि 1971 में पाकिस्तान जब इंडिया से हारा था तो उससे वो खौर खाया बैठा हुआ था और उसके बाद जब जनरल जिया उल हक पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना तो उसने भारत में अशांति फैलाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो दल खालसा, जर्नैल सिंह भिंडरवाला वाले पूरे ग्रुप को दिल्ली से भी समर्थन मिल रहा था, क्योंकि वो कांग्रेस के दूसरे प्रोजेक्ट जो कि 1984 का इलेक्शन जीतने वाला था उसमें पूरी तरीके से फिट बैठ रहा था और साथ में आईएसआई का भी उनको सपोर्ट मिलने लगा। तो ये अच्छी खासी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर चालू हो गई। कांग्रेस का तो अपना भला हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही साथ जर्नैल सिंह भिंडरवाला और शक्तिशाली बनता गया और ये स्थिति हो गई कि वो गोल्डन टेम्पल में घुसकर उसने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के सिख समुदाय का समर्थन भिंडरवाला को मिलने लगा था। जब भिंडरवाला अपने पीक पर था उस समय भी जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव हुए थे तो 140 में से सिर्फ 4 सीटें भिंडरवाला जीत पाया था, बाकी सब में वो हार गया था। तो आप समझ सकते हैं कि साधारण जनता का तब भी उसको कोई समर्थन नहीं था। उस समय के भारतीय खुफिया विभाग रॉ के अधिकारियों की बात अगर आप माने तो भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मौके थे जबकि वो भिंडरवाला को खत्म कर सकते थे और ये पूरी चीजों से छुटकारा पाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि उस समय की कांग्रेस के थिंक टैंक के इरादे 1984 के इलेक्शन थे तो वो इस घटना को आगे तक खींचना चाहते थे। लेकिन जब भिंडरवाला गोल्डन टेम्पल में घुस गया, उसने अकाल तख्त में कब्जा कर लिया, तब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इंदिरा गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा।
ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल में भारतीय सेना घुसी, टैंक तक घुसे और इसका बहुत बड़ा प्रभाव, दुष्प्रभाव सिखों के मन में, चाहे वो इंडिया के हो या विदेश के हो, उनके मन में बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। और इसी के चलते इंदिरा गांधी के दोनों बॉडीगार्डों ने उनकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वहां पर आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ी, हिंदुओं पर अत्याचार और ज्यादा होने लग गए, विदेशों से भी इनको समर्थन मिलने लगा। तब पुलिसिया कार्रवाई वहां पर की गई। आप केपीएस गिल के बारे में जानते ही हो गए कि उनके नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने पंजाब से आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करने के लिए दमनकारी नीतियां अपनाई, जिसमें गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भले ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं थे, लेकिन वे पुलिस द्वारा पकड़े गए, प्रताड़ित किए गए, उसमें से कई भाग करके विदेश चले गए। तो पूरे पंजाब में जो सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो इन गतिविधियों का शिकार हुआ। बहुत सारे सिख भी इन आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए। पुलिस के एक्शन से आतंकवादी गतिविधियां तो पंजाब में खत्म हो गई, लेकिन साथियों, ये जो पूरा घटनाक्रम चला, इतना सारी चीजें हुई, उसकी वजह से ये खालिस्तान का कीड़ा कहीं ना कहीं भारतीय सिखों के दिमाग में भी और विदेश में बैठे हुए सिखों के दिमाग में भी थोड़ा बहुत घुस गया। भारत में तो रहते रहते, क्योंकि फिर से सद्भावना आई, हिंदू और सिखों के बीच में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, उसकी वजह से यहां पर खालिस्तानी एलिमेंट फिर खत्म हो गए, लेकिन विदेशों में वो बने रह गए। तो साथियों, आप देखेंगे कि भारत में अगर आप राजनीतिक साजिशों को किनारे कर दें, तो यहां पर खालिस्तान ना कभी मुद्दा था और ना ही खालिस्तानियों को सिख समुदाय का कभी समर्थन मिला। 2017 में पंजाब में जब चुनाव हुए तो एक पार्टी है अकाली दल मान ग्रुप, उनको थोड़ा खालिस्तानी समर्थक माना जाता है। उनको चुनाव में केवल 0.5% वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि खालिस्तान कितना भारत में है और कितना उनको समर्थन मिला हुआ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में निश्चित तौर पे खालिस्तानियों की गतिविधियां भारत में थोड़ी बढ़ी हैं, चाहे वो विदेशों के माध्यम से हो या देश में ही कुछ एलिमेंट्स हो जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप पिछला चुनाव भी देखेंगे पंजाब का, तो उसमें एक नई पार्टी वहां पर एंटर हुई, आम आदमी पार्टी, और उसके बाद इस पार्टी पर भी आरोप लगे कि ये किसी न किसी तरीके से खालिस्तानियों को समर्थन दे रही है और उनका समर्थन ले भी रही है। आप किसान आंदोलन में भी देखें तो इसमें जो खालिस्तानी एलिमेंट घुसा है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है, चाहे वो फंडिंग के लिए हो या फिर अपना चुनाव जीतने का तरीका अपनाने के लिए। इस पर भी एक जांच होना चाहिए। एक नजर हम लोग इन खालिस्तानियों की धूर्तता पर भी डाल लेते हैं कि कितना ये वाकई सिख समुदाय के लिए कोई अलग से देश चाहते हैं। 1931 में ही जब इन्होंने मांग की थी, तो इनकी मांग हमेशा से ये रही कि इनको वो हिस्सा दे दिया जाए जो कि महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था। साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का बहुत ही छोटा हिस्सा भारत के पास है। उनका जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। यहां तक कि उनकी जो राजधानी हुआ करती थी लाहौर, वो भी पाकिस्तान के पास है। तो ये जो खालिस्तानी है, ये कभी भी उस हिस्से की अब डिमांड क्यों नहीं करते हैं जो कि पाकिस्तान के पास है। आखिरकार इन्होंने कितने धरना प्रदर्शन किए कि हमको पाकिस्तान वाला पार्ट चाहिए। यहां तक कि एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा ननकाना साहब पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको भी छुड़वाने के लिए इन खालिस्तानियों ने कुछ भी नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये खालिस्तानी कितने सिखों के हितैषी हैं या कितना ये सिखों के लिए एक जगह। आखिर में साथियों, आप देखें तो इस पूरे खालिस्तान वाले प्रकरण में हिंदुओं का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सताया गया हिंदुओं को, सबसे ज्यादा जुल्म हुए हिंदुओं के ऊपर। पंजाब में जब आतंकवादी गतिविधियां चालू हुई, हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म किए गए, उनको बसों से उतार कर मारा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, यहां तक कि 38,000 हिंदुओं को पंजाब छोड़कर भागकर हरियाणा और दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। साथियों, यहाँ पर एक चीज और विचार करने लायक है कि आखिर भारत में कोई भी घटना होती है तो उसमें हिंदू ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है। आप कश्मीर लें, पंजाब लें, उत्तर प्रदेश की कैराना जैसी स्थितियों को लें, तो आखिरकार ये स्थिति क्यों आती है कि हिंदू को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ता है। खालिस्तान की मांग खत्म होने आई, खालिस्तानी आराम से कनाडा, यूके और अमेरिका में रहने लगे, कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई, लेकिन इसमें पूरी तरीके से अगर नुकसान किसी का हुआ तो वहां के हिंदू समुदाय को हुआ, उनको अपनी जान तक बचाकर भागना पड़ा। साथियों, इस बारे में एक बहुत ही गंभीर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आती है कि भारत में कहीं भी दंगा, फसाद, आतंकवादी, उग्रवादी घटना हो, सबसे ज्यादा आंच हिंदुओं पर आती है और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं बचता।